नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे करगिल विजय दिवस की। भारत ने 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। करगिल युद्ध में भारत की जीत के बाद से हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता रहा है। ये दिन करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। करगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, आज करगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे हो गए हैं। आज द्रास में शहीदों को राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे। वहीं दिल्ली के वॉर मेमोरियल में राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित करेंगे। तो आज करगिल विजय दिवस है। भारत ने 26 जुलाई 1999 को करगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो 75 जाबाजों ने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था 1999 में, जब ये युद्ध हुआ था। इनमें से 37 जाबाजों को परिजनों को बहादुरी का पुरस्कार भी मिला था। पूरा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है, लेकिन ये सौभाग्य हमें उन शूरवीरों की बदौलत मिला है जिन्होंने अपनी जांबाजी से दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन्होंने देश की सबसे ऊंची चोटी पर लड़ाई लड़ी और फतेह का जश्न मनाने का हमें मौका दिया। उन जांबाजों की जुबानी ही सुनिए करगिल की विजय गाथा। युद्ध वीरों की सुनिए जुबानी, करगिल विजय की कहानी। जब सामने थी दुश्मन सेना, तान कर खड़े हो गए सीना। हर तरफ तोप के गोलों की गूंज। और इसी बीच नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। प्रणव चैंपियन की सुरक्षा हटाने का मामला। वायु श्रेणी की सुरक्षा हटाने के मामले में सुनवाई। प्रणव चैंपियन ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। याचिका में चैंपियन सिंह ने सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। तो प्रणव सिंह चैंपियन की सुरक्षा हटाने का यह पूरा मामला है। आज हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। प्रणव सिंह चैंपियन ने याचिका दाखिल की है। उधर उत्तराखंड में जारी भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में 185 मोटरमार्ग मलबा आने या फिर भूस्खलन के चलते बंद हो गए हैं। शाम तक लोक निर्माण विभाग करीब 51 मोटरमार्गों को खोल चुका था, लेकिन 134 मोटरमार्ग अभी भी बंद हैं। सबसे ज्यादा 26 मोटरमार्ग पिथौरागढ़ में, तो दूसरे नंबर पर 25 मोटरमार्ग पौड़ी में बंद पड़े हैं। बंद मार्गों में एक नेशनल हाईवे, 11 स्टेट हाईवे और PMGSY की 38 सड़कें शामिल हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे भीरी बांसवाड़ा में हैवी स्लिप आने के कारण बंद हो गए हैं। उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटरमार्ग स्लिप आने के कारण कोडार में बंद है। लक्ष्मण झूला दुगड्डा मोटरमार्ग हनुमंती के पास बंद है। अल्मोड़ा बेरीनाग अस्कोट मोटरमार्ग सोना पाताल में हैवी स्लिप आने के कारण बंद है। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली NH9 को पहली बार 3 महीने तक बंद रखा जाएगा, लेकिन इससे पहले प्रशासन घाट तक वैकल्पिक रूट तैयार करने का प्लान बन रहा है, ताकि लाइफलाइन बंद होने पर लोगों को कुछ राहत मिल सके। घाट से पिथौरागढ़ तक इन दिनों ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। कार्यदायी संस्था ने 20 किलोमीटर की कटिंग तो कर दी है, लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद ऊंचे पहाड़ों को काटने में उसे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर तब जब हाईवे में वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। ऐसे में अब कार्यदायी संस्था NH ने 3 महीने की लंबी अवधि तक हाईवे को पूरी तरह बंद करने की मांग की है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक रूट की तलाश शुरू कर दी है। जो एचोली से जाक और जाक से राड़ीकुट्टी तक का जो मार्ग है, उसको वैकल्पिक मार्ग के रूप में तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया है। हो सकता है कि उसमें जल्दी ही निर्णय हो जाएगा, और जब वो निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसी के पश्चात हम जो है किसी भी यातायात को बंद करने का निर्णय कर सकते हैं। प्रशासन जहां से वैकल्पिक मार्ग तलाश रहा है, वहां पहले से ही PWD की एक सड़क भी मौजूद है, जिसमें 9 किलोमीटर तक छोटे वाहनों की फिलहाल आवाजाही भी है, लेकिन 15 किलोमीटर के दायरे में ये सड़क बेहद खतरनाक है। इस दायरे की सड़क में न तो सुरक्षा दीवार है और न ही डामरीकरण हुआ है। ऐसे में PWD जाग से चमेला ऊपरतोला होते हुए मीना बाजार तक सड़क को जोड़ने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए 4 करोड़ 33 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।
जाख राहुलगांव दरासी चमेला मोटर मार्ग को NH9 से पिथौरागढ़ जोड़ने हेतु एक एस्टिमेट आंकड़न तैयार किया है 4,33,00,000 का, और इसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जब प्रदान हो जाएगी तदुपरांत इसमें टेंडर आदि का कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों डेंजर बैंड को सुधारने के लिए भी 4 दिनों तक घाट से पिथौरागढ़ तक का हाईवे बंद किया गया था, जिस कारण 5 लाख की आबादी को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी थी। अब इससे सबक लेते हुए प्रशासन ने अहम हाईवे को बंद करने से पहले ही वैकल्पिक मार्ग की तलाश तेज कर दी है। पिथौरागढ़ को शेष दुनिया से जोड़ने के लिए रायागढ़ सिराघाट मार्ग भी है, लेकिन इस रोड की आवाजाही कठिनाइयों भरी होने के साथ ही काफी खर्चीली भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। श्रीनगर गढ़वाल में एक तरफ उफनती अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ सेल्फी की सनक के साथ किए जा रहे स्टंट किसी भी बड़े कार हादसे का कारण बन सकते हैं। असुरक्षित घाटों पर छोटे बच्चों के साथ युवा भी खुलेआम कैसे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जरा सा बैलेंस बिगड़ा नहीं कि नदी की तेज रफ्तार और गहराई आपको मौका नहीं देगी। यही नहीं, कई बच्चे तो उफनती नदी में छलांग लगाने से भी नहीं चूकते हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से भी यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं था। तैरना आता है इसलिए कूद रहे हैं, कोई और होता तो नहीं कूदता जिसे तैरना, इसलिए कोई नहीं लगा था। नहीं हमें ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं। अगर इस तरह का कोई है तो हम लोग उसको दिखवा देंगे, जो भी कार्रवाई हो। देहरादून का मंगला देवी इंटर कॉलेज राज्य के बदहाल स्कूलों की कहानी कह रहा है। यहाँ बरसात के मौसम में सांप बिच्छू क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं। अब स्कूल के आसपास की घास को हटाने की जहमत स्कूल मैनेजमेंट ने नहीं उठाई तो छात्रों ने खुद ही घास को हटाना शुरू कर दिया। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि उन्हें इसके लिए कोई फंड नहीं मिलता और मजबूरी में छात्र काम कर रहे हैं। तो सब है मैम, लेकिन कोई करता तो है नहीं। आप लोग को मैंने देखा भी खुद ही आप साफ कर रहे थे। गंदगी में बैठना अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरी क्लास ने सफाई कर रहे थे। यहाँ पर जो भी व्यवस्था करनी पड़ती है हमें अपने आप करनी पड़ती है अपने स्तर से। मतलब सरकारी एड का कुछ नहीं है इस पर, सब अपने जेब से, इवन की बाथरूमों के नल से लेकर के छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के हमें स्वयं मैनेज करना पड़ता है। बहन जी, ये सब लापरवाहियाँ कई हैं, तो विभागीय मंत्री होने के नाते इसकी मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखो हालात में बदलाव तो आएगा। अगर जो शिक्षा मंत्री मैं कहा तो हालात में बदलाव आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप इस बात से। इस बार मानसून में बारिश के कम होने का असर विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर भी पड़ा है। यहां पर्यटन व्यवसाय करने वाले लोगों का कहना है कि इस बार बारिश कम होने के चलते घाटी में खिलने वाले फूलों की संख्या में काफी कमी आई है। पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी और अब मानसून में बारिश कम होने से फूलों की संख्या में कमी आई है, जिससे यहां सैलानियों की संख्या में भी कमी आई है। बता दें कि फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल खिलते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है कि इसका कारण मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ कि बारिश न होने की वजह भी एक कारण हो सकता है। तो बताई जा रही है लगभग 50 और 100 स्पीसीज के बीच में आजकल फूल खिलते थे। इसलिए अभी बहुत कम हो चुका है और उसका कारण ये है कि जो हमारा आज के टाइम पे जो सीजन है, मौसम है, इसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। फूलों की घाटी की बात करें तो वहाँ पर आपको फूलों की जो प्रजाति इस टाइम तक पिछले साल तक दिखती थी, इस साल वो काफी कम दिख रही है। राज्य में अनिवार्य रिटायरमेंट की तो केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर कामचोर कर्मचारी को जबरन रिटायर करने के मामले में अब तेजी आ गई है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद अब सभी विभाग एक्टिव हो गए हैं। जल्दी इसकी लिस्ट कार्मिक विभाग को मिल जाएगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी सचिवों और विभागाध्यक्षों को इसके लिए आदेश जारी किया था। वहीं अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हर हॉल में नवंबर में करने के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने कहा कि कर्मचारी ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो उन कर्मचारियों की सर्विस बुक और उनकी छवि के आधार पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। 5 साल से ऊपर यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है या काम करने के लिए अनफिट है तो 50 साल के बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी
की बैठक आयोजित करके ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। इस विषय में मुख्य सचिव महोदय की ओर से सभी विभागों को पत्र गया है और उसमें निर्देश दिए हैं कि नवंबर से पहले सभी विभाग अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर लें और जो भी अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं या किसी कारण से काम करने के इच्छुक नहीं हैं, उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे। शिक्षा विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका दर्द शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की जुबान पर साफ देखा गया। ट्रांसफर एक्ट में खामियों की बात खुद मंत्री अरविंद पांडे ने मानते हुए दुर्गम में सालों से सेवाएं दे रहे टीचर्स ने माफी तक मांग ली। वहीं फीस एक्ट की गाइडलाइंस जारी नहीं करने पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम पर नाराजगी जताई। शिक्षा सचिव की शिकायत मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी करने वाले हैं। और इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सचिव ने लापरवाही की है। हमारे 2-3 बार 4 बार निर्देश देने के बाद भी उन्होंने काम फीस एक्ट पे जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़े, ये उनकी लापरवाही है। और मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से, मैं आप लोग के माध्यम से भी और मौखिक रूप से मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करूंगा कि आखिर इतना बड़ा जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राज्य सरकार अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी पहल करने जा रही है, जिसके तहत अब पहाड़ों में सौर ऊर्जा के तहत बिजली बनेगी। राज्य सरकार साल 2008 से 208 लाभार्थियों को आवंटन पत्र देने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम से योजना की शुरुआत होगी। सचिव ऊर्जा राधिका झा का कहना है कि 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा योजना राज्य सरकार ने राज्यवासियों के लिए निकाली थी। योजना के तहत राज्य में MSME की तर्ज पर लाभार्थियों को सब्सिडी मिलना है, जिसके तहत पहले चरण में लगभग 150 मेगावाट के आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से चयन कर 208 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज आवंटन पत्र सौंपेंगे। सिर्फ हिल्स में लगाए जाएंगे, जिसमें कि जो नीचे की ज़मीन है उसको अन्य चीज़ों में भी हम इस्तेमाल कर सकें। तो जो मुख्य उद्देश्य है कि पलायन को कैसे रोका जाए और हिल्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करी जाए। ये बिड हमारी अच्छी सक्सेसफुल रही थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हम करीब 208 जो लोग हमारे परियोजना जो हमारे लाभार्थी हैं वो परियोजनाओं का उनको आवंटन पत्र दिया जाएगा 150 मेगावाट के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे मेरे साथ देखिए खबरें दनादन। नमस्कार।